नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। क्या भारतीय राजनीति में अब धर्म और जाति के मायने खत्म हो रहे हैं? जहां बड़े बड़े सूरमा ध्रुवीकरण के सहारे नया पार लगाते हैं, वहीं एक सुपरस्टार ने बिना किसी वोट बैंक के सत्ता की कुर्सी तक का सफर तय कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सी जोसेफ विजय की, जिन्होंने तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार एक ईसाई मुख्यमंत्री बनने की राह आसान कर दी है। दोस्तों, आज हम विश्लेषण करेंगे उस जीत का जिसे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर घटना कहा जा रहा है। कैसे विजय ने बीजेपी और डीएमके जैसे दिग्गजों के बीच अपनी जगह बनाई। क्या यह सिर्फ फिल्मी स्टारडम है या फिर गहरी राजनीतिक समझ? चलिए विस्तार से जानते हैं। पहचान की राजनीति को चुनौती आमतौर पर माना जाता है कि नेता बनने के लिए आपके पास अपनी जाति या धर्म का एक मजबूत आधार होना चाहिए, लेकिन विजय ने इस मिथक को तोड़ दिया है। उनके पिता ईसाई हैं, मां हिंदू, और उनकी परवरिश एक ऐसे भी जहां मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के बीच कोई फर्क नहीं था। तमिलनाडु की जनता ने विजय में एक ऐसा चेहरा देखा जो अपनी पहचान के दम पर नहीं बल्कि अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के दम पर वोट मांग रहा था। यह दक्षिण की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। विजय की राजनीति की सबसे खास बात रही बीजेपी के प्रति उनका सख्त स्टैंड। उन्होंने खुले मंच से कहा कि बीजेपी उनकी वैचारिक शत्रु है, जबकि डीएमके सिर्फ एक राजनीतिक विरोधी। उन्होंने बीजेपी को फासीवादी और विभाजनकारी करार दिया। अक्सर कहा जाता था कि विजय जरूरत पड़ने पर बीजेपी से हाथ मिला लेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा करना उनकी पार्टी टीवी के आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। इसी अस्पष्टता ने युवाओं को उनकी ओर खींचा, जो डीएमके और एआईडीएमके के पुराने झगड़ों से ऊब चुके थे। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। राहुल गांधी ने विजय की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी ने उन्हें रोक दिया। अगर कांग्रेस और विजय एक साथ आते तो तमिलनाडु की कहानी आज कुछ और होती। उधर मुख्यमंत्री स्टालिन ने विजय को अंकल कहे जाने पर भी उन्हें हल्के में लिया। उन्हें लगा कि एक ईसाई सुपरस्टार जिसके पास कोई जाति आधार नहीं है, वो डीएमके के किले को नहीं ढहा पाएगा। लेकिन विजय ने जमीन पर काम कर रहे अपने फैन क्लबों को रातों रात एक कैडर वाली पार्टी में बदल दिया। विजय ने राजनीति को एक कारपोरेट स्टाइल में मैनेज किया। उम्मीदवारों का चयन कर इंटरव्यू के आधार पर हुआ। उन्होंने युवाओं को सबसे बड़े दर्द को पकड़ा, नशा। उन्होंने वादा किया कि वो तमिलनाडु को ड्रग्स फ्री बनाएंगे और स्कूलों के पास एंटी ड्रग्स जोन बनाएंगे। जहां बाकी पार्टियां सिर्फ दावे कर रही थी, विजय ने तकनीकी होलोग्राम और स्मार्टफोन कैंपेन के जरिए हर घर तक अपनी बात पहुंचाई। विजय की जीत हमें यह सिखाती है प्लेइंग फील्ड मिले, यानी केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई का डर ना हो और चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, तो लोकतंत्र में नए और ईमानदार विकल्प उभर सकते हैं। ममता बनर्जी को बंगाल में जो संघर्ष करना पड़ा, विजय ने तमिलनाडु में अपनी फिल्मों की साख और जनता के भरोसे से वैसी ही एक लड़ाई लड़ी और जीती भी। तो दोस्तों, विजय की यह जीत सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि अगर जज्बा सही हो और मुद्दे जनता से जुड़े हो, तो राजनीति के पुराने व्याकरण बदले जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि विजय तमिलनाडु के लिए एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे, या फिर यह सिर्फ एक फिल्मी जादू है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।